हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 मेरे दोस्त मैराथन में क्वेश्चन साथीगण आज डे 16 है, ठीक है। और आज के दोस्तों पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरे दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था। दोस्त क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है ना, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जाम के लिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण तो केरल आ जाएगा, है ना, कि कथकली की उत्पत्ति भारत की किस राज्य से हुई थी। तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको और भी जितने भी दोस्तों क्लासिकल डांस से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैं पूरे के पूरे रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है तो तमिलनाडु से संबंधित है, जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूँ साथीगण तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसी के साथ अगर मैं कथक की बात करूँ तो उत्तर भारत से संबंधित अन्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दोस्तों कथक नृत्य जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ना। इसी के साथ अगर मैं कथकली की बात करूँ साथीगण तो केरल से संबंधित है। अगर मैं मोहिनीअट्टम की बात करूँ तो ये भी केरल से संबंधित है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे दो शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो केरल आ जाएगा, है ना, जिसमें से कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों आ जाएगा। अगर मैं ओडिसी की बात करूँ दोस्तों तो उड़ीसा में ही किया जाता है। मणिपुरी और अगर मैं सत्रिया की बात करूँ तो असम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 8 क्लासिकल डांस में से अगर मैं सबसे पुराना की बात करूँ तो भरतनाट्यम आ जाएगा, और सबसे अगर मैं नया की बात करूँ तो सत्रिया आ जाएगा। आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी को इसी तरीके से अगर क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ अगर दोस्तों आपको इस तरह से क्लास आई है, अगर दोस्तों आप सबको क्लास मेरे पढ़ाई द्वारा समझ में आता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्त लाइक करनी है। और दोस्त आप सबके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य होता है हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायणन को डैश की प्रस्तुत करता है। इसमें से आप सबको बताना कि कौन से ऐसे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है जिनसे संबंधित शोभना नारायण है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने आपको जस्ट कथक के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, है ना। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बात करूँ साथीगण तो कथक आ जाएगा, और कथक से ही संबंधित शोभना नारायण दोस्तों संबंध है, आप सबको याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी इन चारों से संबंधित दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट कलाकार हैं आपके एग्जाम में जो भी अब तक क्वेश्चन पूछा गया है मैं पूरे के पूरे रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूँ तो रुक्मणी देवी अरुंडेल आप सभी को याद रखनी है। टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, पदम सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली और इसी के साथ लीला सैमसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और आपके एग्ज़ाम में कई बार दोस्तों ये सभी नाम पूछा गया है। अगर मैं कथक की बात करूँ साथीगण तो पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण और कुमुदन लखिया, ये भी सभी नाम आपके एसएससी में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखनी है। अगर मैं मणिपुरी की बात करूँ तो गुरु बिपिन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शना झावेरी, इसी के साथ नयना, रंजना, सुवर्णा झावेरी और इसी के साथ राजकुमार सिंहजीत, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो केलुचरण महापात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंकज चरण दास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सानुक प्रणय, सोनल मानसिंह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसी के साथ माधवी मृदगल, तो कहीं ना कहीं ये भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिशा इन सभी कलाकार के नाम याद रखिएगा। इससे अधिक दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आगे, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसी से संबंधित इन सभी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित आप सभी के लिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके एक ई बुक बनाया हूँ, है ना। अगर दोस्तों आपको लेना है तो मात्र 21 रुपया और 51 रुपया करके लग रहा है, ठीक है। अगर आपको दोनों ये कॉम्बो लेना है तो मात्र 51 रुपया लगेगा, जिसमें से दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दोस्तों बनाया गया है ना। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक और फॉर्मेट तरीके से बनाया गया
और सबसे बड़ी बात है ये दोस्त बाइलिंगुअल कंटेंट पे आधारित ये कंटेंट है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एज अगेंस्ट ऑड्स किस खेल से जुड़े एक खिलाड़ी की आत्मकथा है। आप दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हो ना, मैं जब मॉक 1 से लेकर मॉक 16 तक आज जो क्लास में करा रहा हूँ उसका दोस्त आप लेवल देख रहे हो ना। मैं एक एक क्वेश्चन को और एक एक पैटर्न पे आधारित दोस्तों मैं आप सबको करा रहा हूँ। अगर आप रेगुलर वाले मेरे विद्यार्थी होंगे ना तो वाकई में दोस्तों आप सबको पता होगा है ना। तो दोस्तों आप सबको पता है कि एस अगेंस्ट जो ऑड्स है ना, तो सबसे पहले बताओ यार कि किसके द्वारा लिखा गया है, आप सबको पता होना चाहिए। और वो बोल रहा है कि कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो दोस्तों यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया, उसके खेल से संबंधित दिया गया है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको याद रखनी है टेनिस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको अच्छे जितने भी दोस्तों इम्पोर्टेंट खिलाड़ी के नाम पे आधारित पुस्तक है, उन्होंने कौन कौन से ऐसे पुस्तक लिखा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं दोस्त पूरे रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। सचिन तेंदुलकर दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लेइंग इट माई वे जो लिखा है वो आप सबको याद रखनी है। सुनील गावस्कर दोस्तों सनी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल आप सबको याद रखनी है। वीवीएस लक्ष्मण दोस्तों 281 एंड बियॉन्ड जो कि आप सबको दोस्तों याद रखने, ठीक है। विराट कोहली दोस्तों ये तो नहीं पूछा जाता है। सौरभ गांगुली अ सेंचुरी इज नॉट एनफ बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। क्रिस गेल दोस्तों 6 मशीन और मैरी कॉम अनब्रेकेबल, ये सभी के सभी दोस्त आप सबको याद रखनी है। अगर दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जोश एग्ज़ाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से दोस्त जाके जुड़िएगा और एक बार क्लास जब ख़त्म हो जाए ना तो रिवीजन जरूर करके जाना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव हिंडिबा मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है, दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और आप सबको याद रखनी है, ठीक है। तो डुंगरी उत्सव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सबके लिए मैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जैसे कि मिंजर आ जाएगा, आपके नलवाड़ी मेला आ जाएगा, डुंगरी मेला आ जाएगा और आपके फुलाइचा, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ केरल का भी रिवीजन कर लो। ओनम इसमें से विशु त्रिशूरपुरम, मकर विलक्कू, थय्यम, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है केरल से संबंधित जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि, नृत्य महोत्सव, इसी के साथ आदि पेरक्कू, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके दोस्तों फेस्टिवल है जो आपके एग्ज़ाम के लिए हमेशा इस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि पिट्टी पक्षी अभयारण्य जो कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से संबंधित है, आप सबको दोस्तों याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि पिट्टी जो पक्षी अभयारण्य है ना, सो कौन से राज्य से संबंधित है, तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा जो आप सबको याद रखनी है। दोस्त आप जब ये क्वेश्चन जब देख रहे हो ना तो वाकई में आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। मैं दोस्तों ऐसा ये बिलीव कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि दोस्त ये क्वेश्चन सभी आपके एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित है और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्त जहाँ तक हो रहा है मैं उनको एक्सप्लेन करके आप सबको पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसी के साथ भरतपुर पक्षी अभयारण्य की बात करूँ तो राजस्थान में, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की बात करूँ तो हरियाणा में, सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात करूँ तो गोवा में, और इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो कुमार कोम पक्षी अभयारण्य ये भी केरल में, है ना। तो इस क्वेश्चन के अलावा ये भी दोस्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है ना। अगर दोस्तों मैं कोई इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो इस आप टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, यहाँ से इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किस पद की नियुक्ति के लिए आवश्यकताएं योग्यता का उल्लेख है, दोस्तों अगर आपने 157 आर्टिकल के बारे में जाने होंगे, सुने होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए होंगे ना। दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में आपने 157 सुना है, दोस्त मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं सुना हूँ, तो मैं इसको एलिमिनेटर के माध्यम से गलत कर दूंगा। दोस्त प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने सुना हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में और राज्यपाल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे दो आप कंफ्यूजन हो सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, राज्यपाल इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। और इसी 157 अनुच्छेद में दोस्तों इनकी योग्यताओं के उल्लेख के बारे में कहा गया है ना। लेकिन दोस्तों मैं वही करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
आर्टिकल 52 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर मैं 63 की बात करूँ तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगर मैं 74 की बात करूँ तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अगर मैं 79 की बात करूँ तो संसद से संबंधित है। 153 की बात करूँ तो राज्यपाल से संबंधित है। 163 की बात करूँ तो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। 124 की बात करूँ तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में है। अगर मैं 324 की बात करूँ तो चुनाव आयोग से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये भी सभी के पॉइंट आप सबको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ ना और उनका जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वाकई में आप एज अ सीरियस स्टूडेंट हो गए ना तो मेरे इस मेहनत के लिए आपको दोस्तों भली बात है दोस्तों पता होगा, है ना। इसी के साथ 361 और 368 भी दोस्तों आप सबको ध्यान देनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। साथीगण अगर मैं कहूँ ना आपके एग्जाम में सेंसस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है, कि किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो दोस्तों आप सबको याद रखनी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में 2011 जनगणना के अनुसार भारत का अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ ना तो 927 था। लेकिन दोस्तों 2011 में आपकी कितना घटकर आ गया था तो 919 था। ये भी दोनों पॉइंट याद रखिए। 2001 में अगर मैं जनगणना की बात करूँ भारत में ओवरऑल तो 927 था, लेकिन अगर मैं 2011 की बात करूँ तो 919 था। इसी के साथ 2011 जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य है, जिसमें से 972 है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूँ मेरे दोस्त तो सबसे कम है, जिसमें से कितना है तो 834 प्रति हज़ार है ना। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों आप सबको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबको क्लास कैसा अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार, कम से कम जब घर जाओगे ना यार, अपने घर में तो ऐसी पढ़ाई करते होंगे ना, तो रिवीजन जरूर कर लेना इस पीडीएफ से। मैं पुनः कह रहा हूँ जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों इस क्लास का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, है ना। लेकिन दोस्त आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना तो एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि कौन सा अकार्बनिक यौगिक ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए जाना जाता है। दोस्त मेरा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है, ठीक है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत मैं एज अ रेगुलर कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना है ना। लेकिन दोस्त चलो कोई नहीं यार, मैं आज थोड़ा बहुत ठीक हूँ तो मैंने सोचा चलो आज एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो अमोनिया साइनेट इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा किस स्थान पर आयोजित की गई थी, जिसमें से साथीगण आप सबको याद रखनी है, ठीक है। देखो दोस्त अगर मैं सिविल सेवा की बात करूं ना तो सबसे पहले आप एलिमिनेट करके देख लो। दिल्ली दोस्त, दिल्ली नहीं था, दिल्ली नहीं हो सकता है। और सर कोलकाता मुंबई नहीं दोस्त, आप देखो इलाहाबाद। इस हिस्ट्री के माध्यम से रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूँ ना तो इलाहाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में कृषि के संदर्भ में पेंडा शब्द किससे क्या बोला, पेंडा शब्द किसे दिया गया था, है ना, किस नाम से जाना जाता था। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त आपके एग्जाम में एग्रीकल्चर से संबंधित कौन से स्टेट में खेती जो होता है ना उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं पेंडा की बात करूँ तो काट एवं दाह कृषि के नाम से जाना जाता है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से वेवर या दहिया जो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, और वहीं पे दोस्तों ये दोनों नाम से खेती किया जाता है ना। अगर मैं कोडू की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कुमारी की बात करूँ तो केरला आ जाएगा, कमन बेंगा और धावरी की बात करूँ तो ओडिशा में जो एक प्रकार से फेस्टिवल किया जाता है, सॉरी मतलब एक खेती के रूप में किया जाता है। तो ये भी दोस्त आपको 4 पॉइंट इस क्वेश्चन के अलावा याद रखिएगा, जिसमें से वेबर और दाहिल, पोडू और कुमारी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कंबोज के इतिहास का संदर्भ किया था। आप सबको दोस्तों बताना है कि किस विद्वान ने कंबोज के इतिहास का संदर्भ किया था। तो दोस्तों आप सबको आंसर पता है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों पता होगा, ठीक है। कल्हन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ इसके ऑप्शन में दोस्तों हर शरीर से संबंधित दिया गया था, जिसमें से बानी भट्ट जो कि लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों पुस्तक लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके बानी भट्ट से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बानी भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित और दोस्तों कादम्बरी ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा था, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी। कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के जीवन चरित्र कौन से दोस्तों रचनाएं में लिखा गया, तो दोस्तों आप सबको याद रखनी है हर्षचरित में लिखा गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ पे हुआ था, जिसमें से आपके उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है ना यार, तो कोई बात नहीं यार, कम से कम पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो कर्नाटका इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि सहानुभूति जाति क्या बोल रहा है, सहानुभूति जाति के अनुसार एक नई जाति का उदय तब होता है जब क्या होने पर होता है। आप सबको दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा और मुझे भी लगा था पहली बार, ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जीवन में सीखने का एकमात्र उद्देश्य आपके पास होना चाहिए, है ना। आप सीखने के लिए अगर आए हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया ही क्लास है। अगर दोस्त आप एज अ घमंड पहले से है कि यार ये तो ऐसा ऐसा है, तो भाई जीवन में आपके लिए मेरे पास जगह नहीं है ना, तो कोई नहीं, आप सीखने के लिए मेरे पास आओ। नहीं क्वेश्चन आई कोई बात नहीं, रिवीजन करो, याद करो, बस अपने आप से प्रॉमिस करना है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं करके आनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी क्या बोल रखा है यार, ट्रायथलन में पहली खेल प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें से दौड़, तैराकी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो तैराकी। दोस्तों तैराकी से आपके एग्जाम में बटरफ्लाई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ दोस्तों स्ट्रोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दो इम्पॉर्टेंट शब्दावली भी दोस्तों आप सबको याद रखनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसमें से आपके उर्वरक है, वनों की कटाई, अपक्षय है, सिंचाई है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो अपक्षय आ जाएगा, ठीक है, कि कौन से कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो अपक्षय इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम था। मैंने कहा ना आपके एग्जाम में सेंसस 2001 2011 से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। तो अक्सर दोस्त 2001 वाला कोई याद नहीं करता है, 2011 सबको याद करके बैठा हुआ है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2001 से भी पूछा जाए ना तो आपको आंसर गलत नहीं करनी है ना। हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि 2001 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम था, तो हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक किस शासक के समकालीन था। आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, लेकिन क्वेश्चन घुमा लिया कि अर्थशास्त्र जो है ना को लेखक किसके शासक के समकालीन थे, जिसमें से सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, ये आपके ऑप्शन 4 दिया है ना। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो दोस्तों आप सभी को याद रखनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनित खंडहर से संकेत मिलता है किसके निर्माण में चमकीले लाल डैश का उपयोग किया गया था। इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि पत्थर का उपयोग किया गया था, ईंट का उपयोग किया गया था, संगमरमर का उपयोग किया गया था, ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो दोस्तों अब ऐसी भी बात है, आप ईंट का ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा दोस्तों कोई भी अगर नालंदा विश्वविद्यालय अभी कुछ भी बनाया जाए तो वहाँ पर ईंटे का भी उपयोग किया जा सकता है। ये तो आप निर्मल दोस्तों क्वेश्चन दे सकते हैं आंसर, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं यानी कि पब्लिक गुड्स का उदाहरण नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय रक्षा, सार्वजनिक उद्यन और सड़कें, हमारे घर के लिए क्या बोल रहा है, ड्राइवर, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पब्लिक गुड्स का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को रिलेट करके आराम से आंसर दे सकते हो कि हमारे घर के लिए जो ड्राइवे होता है ना, ये किसी पब्लिक के लिए थोड़ी होता है यार, मेरे अपने पर्सनल के लिए होता है ना। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप आंसर इजीली दे सकते हो, है ना। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, जितने भी दोस्तों आपके चाहे गुड्स से संबंधित हो, गुड्स एंड सर्विस आओ कि जितने भी जीएसटी वगैरह से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर है, ये कर है, वो कर है, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
बशर्ते आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को केवल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ो दोस्त। मैं क्वेश्चन के अलावा मैं पूरे के पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा दूंगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए ईजी या डिफिकल्ट, बताओ जल्दी यार। लेकिन दोस्त चलो कोई नहीं, 1929 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कानूनी अधिकारी की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एस को साक्षरता के लिए नहीं बुलाया गया, वे किस अधिकार का उपयोग करने में असमर्थ रहा। दोस्तों आप सबको पता है ना, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से लोक नियोजन की समानता के बारे में दोस्तों हमने सुना होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, साक्षरता के आधार पर नहीं बुलाया गया था, वो किस अधिकार का असमर्थ है। देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बारे में हमारे संविधान में जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप समानता के अधिकार को रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि 14 से 18 के बीच में दोस्तों इसके बारे में कहा गया। और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 16 ना 16 में ही समानता के अधिकार के बारे में कहा गया, जिसमें से लोक नियोजन की समानता जो हमारे संविधान में कहा गया, आप सबको याद रखनी है ना। और उसी में कहा गया कि कोई अगर साक्षर है या नहीं है उसके आधार पर दोस्तों उसको, तो कहीं ना कहीं आप आर्टिकल 16 को रिलेट करके समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के माध्यम से आंसर दे सकते हैं ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि जानवरों में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, क्वेश्चन का लेवल इजी, मॉडरेट, हाई, ये तीनों दोस्तों कॉम्बिनेशन करके मैं लाता हूँ। अगर आप हमारे इस क्लास से रेगुलर वे में देख रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आता होगा, है ना दोस्त। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, आप ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ऐसा नहीं जानते होगे, है ना। तो बस सीखने के लिए आओ और जीवन में हमने सीखा और सीख के पढ़ो, ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है दोस्त। आपके लिए अगर मैं मेहनत करता हूँ ना यार, तो रियली मेहनत करता हूँ, है ना। तो अपशिष्ट पदार्थ को निकालना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि हीरो ISL के लिए संस्करण में सुनील छेत्री ने हैट्रिक बनाने वाले भारतीय बनकर इतिहास रचा था, तो कब किया था। ये दोस्त क्वेश्चन आप सबको याद रखने 2015 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना सही क्वेश्चन है। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन अगर दोस्तों GK GS में वीकनेस है तो मैं आप सबके लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके बुक बनाया हूँ। दोस्तों अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा दोस्त। अगर आपको दोनों लेना है तो मात्र 51 रुपये लगेगा, ठीक है। दोस्तों अगर देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। और अगर मैं कौन सी क्लास का PDF कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको पुनः कहा था जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे जाके जुड़ना, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।